नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का स्वागत है। क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, अपना एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से लिख कर आते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आने पर आप ये पाते हैं कि आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं? यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में अधिक मार्क्स कैसे लेकर आने हैं, ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखेंगे और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम में अधिक मार्क्स लेने के लिए कौन कौन सी टिप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम रूम में मिलेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। हर बोर्ड क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही अपने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसमें आप ये चीज़ पहले डिसाइड कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि यदि मैं उसका आंसर लिखूंगा, किसी प्रश्न का आंसर मैं लिखूंगा, तो मुझे उस प्रश्न के आंसर में जो भी मेरा एग्जामिनर होगा, जो भी मेरी कॉपी को चेक करेगा, जो भी मेरे पेपर को चेक करेगा, वो मुझे 80% से नीचे मार्क्स देगा ही नहीं। और ऐसा ज़रूर होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं पेपर में, या 30 क्वेश्चन हैं, या 10 क्वेश्चन हैं, तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो आपके पूरी तरह से तैयार होंगे, जिन पर आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होगा कि यदि मैं इसका आंसर लिखूंगा तो 80% से नीचे मुझे किसी भी हालत में मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले आंसर लिखते हुए ऐसे क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, ऐसे प्रश्नों को पहले लिखना है जिनका आपको आंसर बहुत अच्छे से आता हो, जिन पर आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो। इसके बाद देखिए, जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे, अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव मेथड में जब आंसर लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखने पर आपको मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यदि आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1 में आप चीज़ लिखें, पॉइंट नंबर 2 में दूसरी चीज़ लिखें, पॉइंट नंबर 3 में तीसरी चीज़ लिखें, इस तरह से 1 2 3 4 5 करके आप अलग अलग पॉइंट डालें और अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखें। यदि आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके मार्क्स पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें पॉइंट वाइज आंसर लिखना अच्छा नहीं लगता है, या वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं कि पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखें, हम पैराग्राफ में लिखते हैं, तो वो डिसअपॉइंट ना हो, उनके लिए भी एक टिप है कि आप अगर पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हैं तो पैराग्राफ को बहुत बड़ा ना बनाएं, पैराग्राफ का ब्रेक कर दें। आप यदि एक पेज में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको छोटा करें, उसको ब्रेक करके 2 पैराग्राफ्स बना दें। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी पैराग्राफ, आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यदि लिख रहे हैं तो कोई भी पैराग्राफ 5 से लेकर 7 लाइनों के बीच में ही ख़त्म कर दें। यानी 5-7 लाइनों में आप पैराग्राफ कंप्लीट करें, अगला पैरा लिखें, 5-7 लाइनों में अगला पैराग्राफ कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अगला 5-7 लाइनों का पैराग्राफ। यानी छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाएं आप अपने आंसर को लिखते हुए, तो आपका एग्जामिनर जो होगा वो ये समझ जाएगा कि आपने जहाँ जहाँ पैराग्राफ ब्रेक किया हुआ है वहाँ वहाँ आपने कुछ नई चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, कुछ अलग अलग बातें बताई हुई हैं अपने आंसर के अंदर। तो यदि आप पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखते हैं तो पैराग्राफ को ब्रेक करके लिखें। डेफिनेटली पॉइंट वाइज आंसर लिखने पर आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो पैराग्राफ को ब्रेक करने पर भी आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आप अपने पेपर को जब लिख रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये टीचर को पता होना चाहिए, आपके एग्जामिनर को ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज़ मैंने लिखी है, और वो उसे पहले से ही नज़र आए, तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन कर कर भी आएँ। अगर अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन करने के लिए लेकिन 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अंडरलाइन, पहली चीज़, किसी भी अलग कलर के पेन से करें। यदि आप ब्लू कलर से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन करें। दूसरी चीज़ ये कि अंडरलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप
1000 वर्ड अपने आंसर में लिख कर आ रहे हैं, उसमें से 500 वर्ड्स को तो अंडरलाइन कर कर आ गए या 400 वर्डों को अंडरलाइन कर कर आ गए। तो ये मेथड अगर करते हैं आप तो गलत हो जाएगा। अंडरलाइन सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि हमारे टीचर को इमीडिएट पता चलनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर देखते हुए, तो ऐसी चीज़ों को आप अंडरलाइन करें। और अभी मैं आप लोगों को एक सैंपल दिखाऊंगा कि स्टूडेंट किस तरीके से अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप छोड़ कर आ जाएं। देखें, मान लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न आ गया है, 5 नंबर का प्रश्न है जो आपको पूरी तरह से आता नहीं है, जिसका आंसर आपको पहले से पता नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में आप उसे छोड़कर आने की सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर तो आता नहीं है, छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना है। लेकिन लिखना कैसे है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ हानियों पर चर्चा करें। तो अब ये प्रश्न आपका आया हुआ है और आपको इस प्रश्न पर आंसर नहीं पता है, आपने तैयार नहीं किया है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। तो आप छोड़े नहीं, अटेम्प्ट कैसे करेंगे? एग्जाम रूम में तसल्ली से बैठकर ये सोचिए कि जब आपके टीचर आपको वैश्वीकरण का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस वैश्वीकरण के टॉपिक को पढ़ाते समय टीचर क्या क्या बातें बता रहे थे। साथ ही साथ कुछ उन चीज़ों को भी याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके टीचर जब वैश्वीकरण का टॉपिक पढ़ा रहे थे और वो आपके साथियों से, आपके क्लासमेट्स से जब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वैश्वीकरण को लेकर, तो आपके साथी क्या बात बोल रहे थे, आपके टीचर क्या बात बोल रहे थे। उन सारी चीज़ों को रिकॉल करने के प्रयास कीजिए। एग्ज़ाम रूम में जैसे ही वो आपको रिकॉल हो जाएंगी, आपको याद आ जाएं, उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए पेपर पर। और जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप 5 नंबर तो उसमें पाएंगे नहीं, क्योंकि आपको उसका उत्तर नहीं आता था। लेकिन क्योंकि आपने उसमें 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें लिख दी हैं, कुछ अटैम्प्ट किया है, तो मे बी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वैश्वीकरण के टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें लिखी हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1, 1.5 या 2 नंबर तक तो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यदि आपकी चीज़ें रिलेवेंट हैं आपके क्वेश्चन से। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में अधिक मार्क्स लेने के लिए सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आप क्वेश्चन पेपर में आए हुए किसी भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करें। यदि आप इन टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अधिक मार्क्स ले पाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कि किसी भी आंसर को, किसी भी लॉन्ग मेथड का जो आंसर होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस का जो आंसर होता है, उसे लिखने का एक सही तरीका क्या होता है, एक प्रॉपर वे क्या होता है, जिसे देखते ही हमारा जो एग्जामिनर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे। देखें, ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले एक भूमिका लिखनी होती है। अगर मान लेते हैं वैश्वीकरण पर आपको प्रश्न आया हुआ है तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएंगे 4-5 लाइन का, आप उसमें भूमिका लिखेंगे कि वैश्वीकरण के बारे में आप शुरुआत करना शुरू कर रहे हैं, आपका प्रश्न में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ भूमिका के अंदर डालेंगे। इसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ बताएं, आपसे प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड आप अर्थ बताएं कि उसको आप समझते क्या हैं, उससे आपका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो भूमिका लिखने के बाद आपने अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद उसके प्रकार बता सकते हैं। हो सकता है कि वैश्वीकरण में प्रकार नहीं है, प्रकार से रिलेटेड कोई और चीज़ आ सकती है। मान लीजिए पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें प्रकार लिखिए, आप उसमें डिवीज़न कर दीजिए कि इतने इतने प्रकार का पॉल्यूशन होता है, इस प्रकार का पॉल्यूशन यहाँ कैटेगराइज किया गया है, इस तरह का पॉल्यूशन इस चीज़ में कैटेगराइज किया गया है। तो भूमिका, अर्थ, प्रकार, इसके बाद लाभ और हानियों पर चर्चा करनी है। अलग पॉइंट डालकर, अलग पॉइंट डालेंगे, लाभ और हानियों पर चर्चा करेंगे। पहले लाभ पर चर्चा कर लें, जैसे वैश्वीकरण पर हम बात कर रहे हैं तो वैश्वीकरण के पहले सारे लाभ लिख दीजिए कि वैश्वीकरण आने की वजह से, वैश्वीकृत होने की वजह से पूरी दुनिया को क्या क्या लाभ हुए हैं, उन सभी लाभों की चर्चा कर लें। उसके बाद वैश्वीकरण की कुछ हानियाँ भी हैं तो उन हानियों के ऊपर चर्चा कर लें। अलग पॉइंट डालेंगे आप, लाभ अलग डालेंगे, हानियाँ अलग डालेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है ये कि आपके क्वेश्चन में लाभ और हानियाँ पूछी ही नहीं गई हैं और आप उसमें लाभ और हानियाँ डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको ये पॉइंट्स डालना है और अंत में आपको करना क्या है, आपको एक
निष्कर्ष लिखना है एक शॉर्ट पैराग्राफ में, एक छोटे से पैराग्राफ में आपको निष्कर्ष का टॉपिक डालना है, निष्कर्ष लिखना है, हाईलाइट करना है और उसके बाद आपको उसका एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर आपने जो आंसर लिखा है उस पूरे आंसर से क्या चीज़ निकल कर सामने आ रही है उस निष्कर्ष के अंदर लिखेंगे। और इन तरीक़ों का आप इस पूरे फॉर्मेट का यदि आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखने वाले आंसर में, तो डेफिनेटली आपके 5 से 10% तक मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दिखाकर आपको एक सैम्पल आंसर शीट दिखा देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट किस तरीके से आंसर लिखता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। देखिए, ये एक स्टूडेंट का लिखा हुआ आंसर है, ये एक स्टूडेंट की आंसर शीट है। उसने अपना आंसर किस तरीके से लिखा है, जो मैंने मेथड बताया आप लोगों का, उसी मेथड का यूज़ करके उसने ये आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखें, उसने क्वेश्चन नंबर डाला है, आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालेंगे। मैंने जैसा बताया एक भूमिका आप लोगों ने लिखनी है और एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन था, 20 नंबर का एक प्रश्न था जिसमें इस स्टूडेंट ने आंसर लिखा है। तो इसमें उसने भूमिका भी उसी हिसाब से लिखी है, एक भूमिका की हेडिंग डाली और यहाँ एक पैराग्राफ बनाकर उसने भूमिका लिखी है। इसके बाद देखिए, यहाँ उसने राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उसने अर्थ देने का प्रयास किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ध्यान दी हो तो देखें, भूमिका लिखने के बाद इस स्टूडेंट ने क्या किया है, ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया हुआ है और कुछ चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स लग रही हैं उस स्टूडेंट को, उसने उन्हें ब्लैक कलर से अंडरलाइन करने के प्रयास किए हैं, अंडरलाइन किया है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि अंडरलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं करना है आपने, यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरलाइन नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर देंगे तो हो सकता है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। यहाँ स्टूडेंट ने अर्थ बताया, अर्थ बताने के बाद देखिए इसने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, मैंने जैसा बताया ना कि ये स्टूडेंट पैराग्राफ में आंसर लिखना पसंद कर रहा है, तो यहाँ इसने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए। यहाँ 4-5 लाइनों का पैराग्राफ, ये अगला 4-5 लाइनों का पैराग्राफ। फिर इसने पॉइंट वाइज आंसर भी किया है, यहाँ कुछ चीज़ें पॉइंट में देनी थी इसे, तो इसने पॉइंट वाइज आंसर किया। और यहाँ देखिए इसने सब पॉइंट्स में भी आंसर करने के प्रयास किए हैं और यहाँ भी इसने प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन की हुई है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर उसने अपने एग्जामिनर को दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आसानी से देख सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 डाल रहा है स्टूडेंट और इसने यहाँ कंपैरिजन किया है स्थानीय शासन और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का, कि किस तरीके से स्थानीय शासन और राजनीतिक विकेंद्रीकरण कंपेयर किए हैं उसने। और यहाँ उसने पॉइंट वाइज चीज़ों को डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ उसने निष्कर्ष भी लिखा है। जब उसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है तो उसने निष्कर्ष एक हेडिंग डाली है, अंडरलाइन किया है और एक पैराग्राफ में उसने इस पूरे निष्कर्ष को ख़त्म किया है। एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर उसने निष्कर्ष लिख दिया है। तो इस तरीके से इस स्टूडेंट ने अपने आंसर को लिखने का प्रयास किया और उसने हर क्वेश्चन के अंदर, हर प्रश्न के उत्तर के अंदर इसी तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल किया है, अंडरलाइन की हैं उसने, पॉइंट वाइज आंसर किए हैं। देखिए कुछ अनुच्छेदों का भी जिक्र किया है, वो भी उसने पॉइंट वाइज अंडरलाइन की हुई हैं चीज़ें, और बहुत जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनका भी यहाँ अंडरलाइन उसने किया हुआ है उन्हें। साथ ही साथ ये सारी चीज़ों को उसने ध्यान रखते हुए अपना आंसर दिया है। और अंत में देखिए, अंत में उसने एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर एक निष्कर्ष भी लिख दिया है। तो ये तरीका है एक आंसर लिखने का। अब आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक सही आंसर लिखा जाता है, एक सही आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखने वाले आंसर में प्राप्त हो सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।